आज के इस सेशन में हम आउटपुट पर आधारित एमसीक्यूज़ के बारे में चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि लास्ट टाइम आपके एग्ज़ाम में अधिकतर क्वेश्चन आउटपुट पर आधारित थे। बेसिकली इस सीरीज़ में हम 120 प्लस आउटपुट पर आधारित एमसीक्यूज़ के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि भेजे गए हैं हमारे पेड छात्रों के द्वारा। आइए जानते हैं कि हम इस सेशन में कौन कौन से क्वेश्चन के बारे में चर्चा करेंगे। अगर आपके काम के क्वेश्चन हैं तो आप इस वीडियो को देखें, नहीं तो आप स्किप कर दीजिए क्योंकि आपके पास टाइम कम है। तो ये क्वेश्चन थर्ड पे ये, फोर्थ पे ये, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और इसके बाद में एट्थ। तो हम यहाँ पर इन एट्थ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए शुरू करते हैं इस सेशन को। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद चलता हूँ लेके IDLE पे, और आपको बताना है कि IDLE और IDE का फुल फॉर्म क्या होता है, पाइथन में बाइट कोड फाइल का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट है इंपोर्ट numpy एज np, मीन्स यहाँ पर numpy मॉड्यूल को इंपोर्ट किया गया है। ध्यान दीजिए, numpy मॉड्यूल को आपको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। अगर आपने numpy मॉड्यूल को इंस्टॉल नहीं किया है और इस प्रोग्राम को आप रन कराओगे तो आपको मिलने वाली है एरर। तो numpy मॉड्यूल को हमने इंपोर्ट किया और numpy को हमने एक नया नाम दिया, यानी कि इसको हमने अलाइज किया और हमने यहाँ पर एज कीवर्ड का यूज़ किया। तो हमने numpy का नाम रखा है np। मीन्स क्या है कि जब भी हम इस प्रोग्राम में numpy लिखना होगा तो मैं यहाँ पर लिखूँगा np। कहने का मतलब ये है कि हमने लिख दिया है numpy उर्फ np, जैसे कि रमेश उर्फ चंगू, मुकेश उर्फ मंगू, उसी प्रकार से numpy को हमने बुलाया np के नाम से। देन अब चूंकि पता है आपको कि numpy में एरे क्रिएट करने के कई सारे मेथड्स हैं, लाइक आप वंस का यूज़ कर सकते हो, ज़ीरोस का यूज़ कर सकते हो, अरेंज एरे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर एरे मेथड की सहायता से एक एरे क्रिएट किया गया है। तो ये क्या है, ये एरे मेथड है, यहाँ से चालू हुआ है और यहाँ से क्लोज हुआ है। देन इसके अंदर यहाँ पर 2D लिस्ट सेंड कर दी गई है। अब चूंकि जो एरे मेथड है वो numpy मॉड्यूल में मिलता है और हमने numpy का नाम रखा है np, तो यहाँ पर लिखा हुआ है np.array। तो इससे क्या होगा, एक एरे क्रिएट होगा और एरे का नाम क्या होगा, y होगा। मीन्स कि जो y है अब ये एरे बन चुका है। देन यहाँ से प्रिंट किया गया है y.endim। एंडिम क्या है सर, तो एंडिम एक एट्रीब्यूट है जो कि numpy मॉड्यूल में मिलता है, numpy लाइब्रेरी में मिलता है। तो हमने कहा कि जो y नाम का एरे है उसमें एंडिम को हमने अप्लाई किया। एंडिम का मतलब होता है n डायमेंशन, कि जो एरे है उसमें कितने डायमेंशन हैं। तो फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देखोगे तो ये 2D एरे है, मीन्स 2 डायमेंशन वाला एरे है। क्यों सर, इसको हम कैसे पहचान सकते हैं कि ये 2D है या फिर 1D है, 3D है, 4D है। तो इसका बिल्कुल सिंपल सा आंसर है कि आना है आपको सबसे लास्ट में और आपको यहाँ पर चेक करना है कि लास्ट में कितने स्क्वायर ब्रैकेट हैं। चूँकि यहाँ पर 2 हैं तो आप समझ जाइए कि ये 2D एरे है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि यहाँ पर जो आइटम्स होंगे वो 2 डायमेंशन में होंगे। पहला डायमेंशन क्या है, तो आंसर आएगा ये है। इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट किया। देन इसके बाद अगला हो जाएगा ये, तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया और इसको हमने यहाँ से रिमूव कर दिया। तो जो एरे ऊपर दिया गया है ना, उसका कहने का मतलब कुछ इस प्रकार से है। आप देखो यहाँ पर रोज भी हैं और यहाँ पर कॉलम्स भी हैं। इट मीन्स कि ये 2D एरे है। आइए इसको करते हैं प्रिंट और आप पाओगे यहाँ पर छप के आ चुका है 2। ठीक है। अगर मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे कुछ इस प्रकार से कर दूँ, लाइक इसको मैंने यहाँ से कट कर दिया, या एक काम करता हूँ मैं इसको ऐसे रहने देता हूँ। मैं यहाँ पर कुछ और एट्रीब्यूट लगाकर दिखाता हूँ, उसके बाद में हम इसको और मॉडिफाई करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने कहा कि आप बताइए यहाँ पर y.size, अब क्या आंसर आएगा। तो सर अगर मैं यहाँ पर तुक्का लगाऊँ तो साइज का मतलब होता है कि इसमें कितने आइटम हैं। तो एक आइटम ये हो जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8।
सर मेरे हिसाब से इसमें आंसर आना चाहिए 8। बिल्कुल सही है, क्योंकि जो साइज एट्रीब्यूट है इसकी सहायता से आप ये चेक कर सकते हो कि जो आपने एरे इम्प्लीमेंट किया है उसका साइज क्या है, उसमें कितने आइटम्स हैं। तो आप पाओगे यहाँ पर 4 आइटम इसमें हैं, 4 आइटम इसमें हैं, तो आंसर क्या आएगा सर, आंसर आ जाएगा 8। साइज क्या हो जाएगा, साइज हो जाएगा 8। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे बताया कि लिख दिया हमने y.d टाइप, मैंने क्या लिख दिया y.d टाइप। बताइए इसका आंसर क्या आएगा, हेलो। बिल्कुल सही है, डी टाइप मतलब क्या है, डेटा टाइप। जो उसकी वर्किंग है वो उसके नाम में ही छिपी है, मैंने कर दिया डी टाइप। यानी कि जो y नाम का एरे है इसमें आइटम किस प्रकार से हैं, तो आप पाओगे सर यहाँ पर जो आइटम्स हैं ये इंटीजर टाइप के हैं। इट मीन कि यहाँ पर जो आंसर है वो आने वाला है int 32, क्योंकि मैं जिस ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रहा हूँ वो 32 बिट का है। इसको हमने किया रन तो आप पाएंगे यहाँ पर छप के आ जाएगा int 32। अगर हम यहाँ पे करते स्ट्रिंग टाइप का तो यहाँ पर स्ट्रिंग वाला डेटा टाइप आ जाता। फॉर एग्जांपल हमने इसको यहाँ से किया रिमूव और इसको हमने किया कुछ इस प्रकार से। मैंने कहा कि बताइए कि इसका एंडिंग क्या है, मीन्स ये कितने डायमेंशन वाला एरर है। तो आप बोलोगे कि भैया ये 1 डायमेंशन वाला एरर है, एरे है। इसको हमने किया रन तो आप पाएंगे यहाँ पर छप के आ जाएगा क्या, 1। आई होप कि चीज़ें आपके माइंड में सेट हुई होंगी। तो जो आपके पास प्रॉब्लम थी इसका आंसर क्या आने वाला है, तो आंसर आएगा इसका 2। कैसे आया ये मैंने आपको यहाँ पर सिखा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ पर जो फंक्शन है वो लैम्डा से क्वेश्चन है। यहाँ पर एक एक्सप्रेशन है कुछ इस प्रकार से, इसी प्रकार से ये, और यहाँ पर x को 2 से इनिशलाइज किया गया है। फिर यहाँ पर r स्टेटमेंट में x को पास किया गया है, देन वहाँ से जो वैल्यू आएगी वो x में आ जाएगी। इसी प्रकार से sx rx और फिर यहाँ पे आपको x की जो फाइनल वैल्यू है वो प्रिंट करना है। तो आपको याद रखना है पहली बात कि आपसे पूछता है कि कौन सा एनोनिमस फंक्शन होता है, तो आंसर आएगा लैम्डा फंक्शन। क्यों, क्योंकि इसका कोई भी नाम नहीं होता है। नंबर 2, आपसे पूछता है कि लैम्डा के साथ रिटर्न कीवर्ड का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए ट्रू, ऑप्शन बी फॉल्स, ऑप्शन सी कांट सी, ऑप्शन डी नन। तो ध्यान दीजिएगा जो लैम्डा फंक्शन है इसके साथ में रिटर्न स्टेटमेंट यूज नहीं किया जाता है। देन आपने यहाँ पर पास किए पैरामीटर, तो जो कॉलन के पहले होते हैं ना उसको बोलते हैं पैरामीटर, और जो इसके बाद में होता है उसको बोलते हैं एक्सप्रेशन। इतना आपने काम कर लिया। तो सबसे पहले आप यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो आर स्टेटमेंट है, आर फंक्शन है, इसमें x को पास किया गया है। तो जो x की वैल्यू है ना, चूंकि यहाँ पर कौन बैठा है, r, r कहाँ पे है, यहाँ पे है। x जो वैल्यू पास की गई है ये आएगा q में। तो x में प्रेजेंट टाइम में क्या है, तो आंसर आएगा 2। तो जो q है इसमें भी 2 आ जाएगा। फिर 2 को यहाँ पर रखा जाएगा, तो 2 2 जा 4, यानी कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा तो इतने पूरे से क्या आएगा, 4 आएगा, और 4 यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, मीन्स इसकी जगह पे आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मीन्स कि अभी तक x की वैल्यू 2 थी, बट जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हुआ तो x की वैल्यू 4 हो गई। देन कंट्रोल यहाँ पर आएगा। उसने देखा कि अब मुझे कॉल करना है x स्टेटमेंट को, तो उसने यहाँ पे लिखा s, तो s यहाँ पर है और x पास किया गया है, और x की लेटेस्ट वैल्यू 4 है, तो जो 4 है ये आ जाएगा q में। देन इसके बाद इसको यहाँ से इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो 4 3 जा, आंसर आएगा सर 12। इट मीन कि यहाँ पर जब ये स्टेटमेंट कॉल किया जाएगा, एग्जीक्यूट होगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 12, जिसका मतलब है कि x की लेटेस्ट वैल्यू क्या हो चुकी है, 12 हो चुकी है। देन कंट्रोल इस पे आएगा और यहाँ पर r बैठा हुआ है और r यहाँ मौजूद है। x को पास किया गया है, चूंकि x की लेटेस्ट वैल्यू 12 है, तो 12 आएगा q में, और यहाँ पर 12 2 जा, तो आंसर आएगा 24।
तो जो 24 है वो यहाँ पर आ जाएगा, और जो x है उसकी लेटेस्ट वैल्यू 24 हो चुकी है। देन यहाँ से x को प्रिंट कराया गया है तो 24 प्रिंट हो जाएगा। आई होप कि आपको इसकी वर्किंग समझ में आई होगी कि ये काम कैसे करेगा। आइए देखते हैं इसको हम एग्जीक्यूट करके। तो कंट्रोल C, कंट्रोल A, कंट्रोल V, और आप पाएंगे यहाँ पर छप के आ चुका है 24। आई होप कि चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो रही होंगी। आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आपको क्लास कैसी लगती है, अच्छी या बुरी, इसके बारे में आप हमें कमेंट में ज़रूर फीडबैक दिया कीजिए। साथ ही साथ आप लोग यहाँ पर आइए और आपको लगातार क्लास प्रोवाइड कराई जा रही हैं। आपको लाइव में आना है और लाइव सेक्शन में जो भी क्लास लाइव मैंने आपको कराई हैं वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। साथ ही साथ आप होम पर आओगे तो यहाँ पर आपको M1, M2, M3, M4, प्रैक्टिकल, A लेवल, इन सभी की जो प्लेलिस्ट हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, तो आंसर आएगा इसका 24 राइट आंसर हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन, इम्पोर्ट numpy एज np, इसको मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी, क्योंकि यहाँ पर जो देखने में थोड़ा दिक्कत होती है, वहाँ पर सिंटैक्स कलर होता है तो या वहाँ पर चीज़ें अच्छी शो करती हैं। इम्पोर्ट numpy एज np, यहाँ पर numpy लाइब्रेरी को, numpy मॉड्यूल को इम्पोर्ट किया गया है, नाम रखा गया है np। देन यहाँ पर एक एरे क्रिएट किया गया है जिसमें 1 2 3 5 ये 4 आइटम हैं और नाम क्या रखा गया है A। इसी प्रकार से एक एरे B है और यहाँ पर इस स्टेटमेंट की सहायता से एरे क्रिएट किया गया है और इसके आइटम ये हैं। मीन्स कि जो एरे A है उसके ये आइटम हैं और जो एरे B है उसके ये आइटम हैं। सबसे पहला जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया है जो कि कंप्यूटेशनल है, दैट इज़ A प्लस B। तो A में कौन से आइटम है, तो आंसर आएगा 1 2 3 5, और B में कौन से आइटम है, तो आंसर आएगा 10 20 30 और 40। मीन्स कहने का ये है कि जब ये वाला स्टेटमेंट चलेगा तो एरे A और एरे B इन दोनों की वैल्यूज़ को ऐड कर दिया जाएगा। तो A का पहला आइटम कौन है, 1, इसका पहला आइटम क्या है 10, तो 1 और 10 कितना हो जाएगा सर, 11 हो जाएगा। इसके बाद में कॉमा आ जाएगा। इसका सेकंड आइटम 2 है और इसका 20 है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसका थर्ड आइटम और इसका थर्ड आइटम, तो 30 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पर 5 है और यहाँ पर 40 है तो 40 और 5 कितना हो जाएगा, 45। इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर C है ना, इसमें A प्लस B यानी कि ये वाला जो आंसर है वो C में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, क्योंकि यहाँ पर एरे को ऐड किया गया है तो यहाँ पर एरे ही आंसर आएगा। ठीक है, देन यहाँ पर लिखा है C मल्टीप्लाई बाई A, मीन्स कि जो आइटम C में है उसमें आप A से मल्टीप्लाई करिए। बिल्कुल सिंपल है, ये आप लोगों का C है और ये आप लोगों का A है, तो C का A से मल्टीप्लाई कराओगे तो सबसे पहले 11 का मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ पर क्या आएगा, 11 आएगा। कॉमा लगा दीजिए। 22 का 2 से मल्टीप्लाई कराओगे तो क्या आएगा, 44 आएगा। इसी प्रकार से 33 का 3 टाइम, तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9 तो 99। इसके बाद में कॉमा लगा दीजिए। 45 का 5 से, यानी कि 4 पंचे 20 और 5 25 यानी कि 225। ठीक, तो इतना यहाँ से आपका आ जाएगा ये आंसर। सर ये बताइए कि आपने इसका और इसका ही मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि भैया यहाँ पर लिखा है C को मल्टीप्लाई करना है A से, यानी कि C में हमारे पास ये आइटम आए थे और A में हमारे पास ये आइटम थे, तो हमने इसका इससे मल्टीप्लाई कर दिया। हेलो, ठीक, तो इतना हमने कर लिया। देन जो ये एरे क्रिएट हुआ है ना, इसको C में स्टोर किया गया है। कहने का मतलब ये है कि जब ये लाइन चली थी तो यहाँ पर C में ये आइटम थे, बट यहाँ पर इसको ओवरराइट किया गया है, तो अब जो C है उसमें प्रेजेंट टाइम में ये एरे मौजूद है। फिर यहाँ से आपको प्रिंट करना है C और यहाँ पर इंडेक्स 2। तो आपको एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी एरे होता है या फिर लिस्ट होता है, टपल होता है, स्ट्रिंग होती है ना, इनकी जो इंडेक्सिंग है वो 0 से शुरू होती है, जिसका मतलब ये है कि 0 पे 11 आएगा,
1 पे 44 और 2 पे 99। इट मीन कि यहाँ से 99 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसको करते हैं एग्जीक्यूट और इसको मैं यहाँ से कर देता हूँ क्लीन, नहीं तो एग्जीक्यूट नहीं होगा, यहाँ पर आएंगी एरर्स। इसको मैंने किया रन तो आप पाओगे यहाँ पर छप चुका है क्या 99। आई होप कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। और इसका आंसर क्या आएगा सर? इसका आंसर यहाँ पे आ जाएगा 99। 1 मिनट, 99 आंसर 99। इसको थोड़ा नीचे रखता हूँ। ठीक, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, फॉर आई इन रेंज 5 प्रिंट करिए आई को। अब ध्यान दीजिएगा, जो रेंज मेथड है, राउंड मेथड है, ये बड़े काम के हैं। तो जो रेंज मेथड है ये बोलता है कि अगर आपने सिर्फ एक पैरामीटर पास किया है, एक वैल्यू पास की है, तो मैं उसको एज आ स्टॉप वैल्यू मानूंगा। इट मीन्स कि जो रेंज मेथड है, अगर आपने इसमें एक वैल्यू दी है तो वो मानेगा स्टॉप वैल्यू, और जो स्टार्टिंग है वो 0 से करेगा। तो हमने यहाँ पर लिखा 0, इसके बाद में 1, इसके बाद में 2, इसके बाद में 3, इसके बाद में 4, इसके बाद में 5। क्या ये सही है? आंसर आएगा जी नहीं। ध्यान दीजिएगा और आप इस पॉइंट को कॉपी में नोट कर लीजिए। रेंज मेथड बोलता है कि अगर आपने एक वैल्यू पास की है तो मैं स्टार्टिंग 0 से करूंगा, और जो नंबर आपने पास किया है उससे एक कम नंबर की रेंज आपको लेकर दूंगा। तो यहाँ पर आंसर आएगा 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। इट मीन कि जो ये लूप है ये पहले 0 के लिए, फिर 1 के लिए, फिर 2 के लिए, फिर 3 के लिए और फिर 4 के लिए चलेगा। इट मीन्स कि यहाँ पर सबसे पहले आई में 0 आएगा तो यहाँ से 0 प्रिंट होगा। इसी प्रकार से मैं यहाँ लिख देता हूँ साथ साथ में, पहले 0 प्रिंट होगा, इसके बाद में लूप चलेगा 1 के लिए तो आई में 1 आएगा, इसी प्रकार से 2 के लिए, इसी प्रकार से 3 के लिए और इसी प्रकार से 4 के लिए। मीन्स आपके सामने जो आउटपुट है कुछ इस प्रकार से आने वाला है। इसको मैं यहाँ से क्लीन करता हूँ, कंट्रोल C और यहाँ पे करता हूँ कंट्रोल V। मैंने रन पे क्लिक किया तो यहाँ पे हमने किया ओके, और यहाँ पर आप पाओगे आ चुका है 0, 1, 2, 3, 4। बट क्या होता अगर मैं यहाँ पर दो वैल्यूज़ पास करता, लाइक हमने लिखा 1,5, तो इस केस में चूंकि आपने स्टार्टिंग वैल्यू दी है तो अब ये स्टार्टिंग 0 से ना करके जो वैल्यू आपने पास की है शुरुआत वहाँ से करेगा। तो 1, 2, 3, 4, 5। क्या ये सही है? आंसर आएगा जी नहीं। क्यों? क्योंकि जो स्टॉप वैल्यू होती है उससे एक कम तक ही लूप चलता है। इसका मतलब ये है कि 5 से एक कम तो 4। आंसर क्या आएगा 1, 2, 3, 4। इसको मैंने किया रन तो आप पाएंगे यहाँ पर क्या पाएंगे 1, 2, 3, 4। आई होप कि जो रेंज का काम है वो आपको समझ में आया होगा। साथ ही आप इसी में एक और पैरामीटर पास कर सकते हो जिसको बोलते हैं स्टेप वैल्यू। मीन्स कि हर स्टेप में कितना ऐड करना है। अभी क्या हो रहा है डिफ़ॉल्ट रूप से पहले 1 फिर 2, यानी कि हर बार एक एक ऐड हो रहा है। बट अगर आप चाहें तो आप यहाँ पर अपने अकॉर्डिंग वैल्यू पास कर सकते हैं। मैंने लिखा 2, तो इस केस में क्या होगा, अब ये पहले 1 आएगा, फिर 1 में 2 ऐड करेगा, 3 आएगा, फिर 3 में 2 ऐड करेगा तो 5 हो जाएगा। चूँकि 5 तो आंसर आ नहीं सकता है क्योंकि जो स्टॉप वैल्यू होती है उससे एक कम तक लूप चलता है। तो यहाँ पर आपको मिलेगा आंसर क्या 1 और 3। इसको मैंने किया रन तो आप पाओगे यहाँ पर कुछ इस प्रकार से आ चुका है 1 और 3। हाँ, बट अगर यहाँ पर 6 होता तो आपको मिलता क्या 1, 3 और 5। आई होप कि चीज़ें आपके माइंड में फीड हो रही होंगी, अपलोड हो रही होंगी। अगला क्वेश्चन आता है तो इसमें आंसर क्या आ जाएगा 0, 1, 2, 3, 4। क्वेश्चन नंबर 5, i = 9 फॉर k इन i प्रिंट करिए आप k की वैल्यू। ठीक, इसको चेंज करना पड़ेगा, यूनिकोड का डिफरेंस हो जाता है। ठीक, फॉर k इन i प्रिंट करिए k। तो भैया अब चूंकि जो i में स्टोर किया गया है वो एक स्ट्रिंग है और आपको पता है कि जो स्ट्रिंग होती है उसे हम सिंगल कोट में या फिर डुअल कोट में रखते हैं। बात बिल्कुल सही है। और आपको पता है कि अगर आपने यहाँ पर कोई सीक्वेंस पास किया है तो उस सीक्वेंस में जितने भी आइटम्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हैं, उन सभी के लिए लूप चलेगा। चूँकि जो i नाम का सीक्वेंस है इसमें सिर्फ एक आइटम है तो यहाँ पर ये लूप एक बार चलेगा।
आई में जो वैल्यू है कौन सी है 9, तो जो 9 है वो आएगी के में और यहाँ से 9 प्रिंट हो जाएगा। इसको हमने किया रन, तो आप देखेंगे यहाँ पर 9 आ चुका है। बट अगर मैं यहाँ पे कर दूँ लाइक 1 2 1 3 5 9 5 6 9, बताइए अभी आपके सामने क्या आंसर आएगा? तो आप तुरंत बोलोगे, चूँकि जो सीक्वेंस है उसमें यहाँ पर 5 आइटम्स हैं, तो यहाँ पर प्रत्येक आइटम के लिए लूप चलेगा। सबसे पहले के में 1 आएगा, फिर के में 3 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा और 9 आएगा, और यहाँ पर वैल्यू प्रिंट होती रहेंगी साथ साथ में। तो इसमें आपको आंसर मिलने वाला है दैट इज़ 9। तो इसको मैं यहीं पे कर देता हूँ कुछ इस प्रकार से 9। अगला क्वेश्चन प्रिंट करिए आप यहाँ पर 7 फ्लोट डिवीज़न, इसके बाद में प्रिंट करिए 7 -7 फ्लोर डिवीज़न। इसको मैंने किया रन, और इस क्वेश्चन को काफ़ी लोगों ने सेंड किया था। हालांकि ये मैंने आप लोगों को लास्ट सेशन में आपके साथ में डिस्कस किया था। आई होप कि आप लोगों ने शायद उस वीडियो को देखा नहीं है। इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, इसको मैंने किया रन, तो आप पाएंगे यहाँ पर आंसर आ चुका है 3, -4। आहा, ऐसा कैसे हो सकता है सर? भाई यहाँ पे 7 है, उसमें 2 से डिवाइड किया गया है, तो यहाँ पर अगर 3 आ रहा है तो यहाँ पर लगा हुआ है माइनस, तो यहाँ पर आंसर आना चाहिए था -3, लेकिन यहाँ पर -4 क्यों आ रहा है? इसके पीछे रीज़न क्या है? तो इसका सिंपल सा आंसर है, आंसर क्या है कि चूँकि आपने यहाँ पर यूज़ किया है फ्लोर डिवीज़न, बट अगर मैं यहाँ पर यूज़ करता हूँ कुछ इस प्रकार से, तो आप पाओगे जो आंसर है उसमें सिर्फ और सिर्फ फ़र्क है माइनस का। आप देखें यहाँ पर, भाई यहाँ पर माइनस नहीं था तो यहाँ पर प्लस का आ रहा है, यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर माइनस का आ रहा है। लेकिन जब आपने यहाँ पर यूज़ किया फ्लोर डिवीज़न तो आंसर अलग अलग क्यों आ रहे हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। जो फ्लोर डिवीज़न है वो बोलता है कि मैंने डिवाइड किया, डिवाइड करने पे जो वैल्यू है अगर वो डेसिमल में आ रही है, ध्यान दीजिएगा, जो मैं स्टेटमेंट बोलने वाला हूँ ये गोल्डन स्टेटमेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए और कॉपी में नोट करिए। फ्लोर डिवीज़न कहता है कि अगर आपने मुझसे डिवाइड करवाया और आंसर डेसिमल में यानी कि दशमलव संख्या में आया, तो इस केस में दशमलव संख्या के जस्ट पहले जो इंटीजर नंबर होगा वही मैं आपको दूंगा। ध्यान दीजिए, डेसिमल जो आंसर आया डेसिमल में उसके जस्ट पहले वाला इंटीजर होगा वही मैं आपको दूंगा। आइए समझते हैं पहले वाली प्रॉब्लम को। जब आप 7 में 2 से डिवाइड करोगे तो 2 3 जा 5 और इसके बाद में 2 3 जा 6 और इसके बाद में हो जाएगा 10, 2 5 जा 10। नहीं समझे आप? चूँकि जो लोग मैथ के बैकग्राउंड से नहीं है उनको यहाँ पर दिक्कत आने वाली है, तो मैं यहाँ पर छोटी से छोटी चीज़ भी अपनी गंदी राइटिंग से यहाँ पर लिख देता हूँ। हमने करना था 7 में 2 से डिवाइड, तो यहाँ पर आ जाएगा 2। राइटिंग तो कक्षा 1 वाली है, कक्षा नहीं क्लास 1 वाली। तो 2 3 जा 6, तो यहाँ पर आ जाएगा 6। तो इसको आप करोगे माइनस, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। पॉइंट लगाया और 0 को बढ़ाया और इस 0 को हमने यहाँ पर नोट किया, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। तो 2 5 जा 10, मतलब ये है कि जब आप 7 में 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर आएगा 3.5। ठीक है जी, तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ यहीं पर लिख लेता हूँ इसके सामने। ठीक, आंसर क्या आएगा 3.5 आएगा। और जो फ्लोर डिवीज़न है वो बोलता है कि अगर आंसर डेसिमल में आएगा तो जस्ट उसके पहले जो इंटीजर नंबर होगा वो मैं आपको दूंगा। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ तो इसके पहले क्या आएगा तो आप बोलोगे 3 आएगा, और इसके बाद में क्या आएगा तो आप बोलोगे 4 आएगा। जो 3.5 जो डेसिमल वैल्यू है ये 3 और 4 के बीच में ही तो आएगी। और जो फ्लोर है वो बोलता है कि डेसिमल के जस्ट पहले वाली वैल्यू मैं आपको दूंगा। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा क्या 3। ठीक है, तो आपने देखा था कि जो पहली लाइन थी इसका आंसर क्या आ रहा था, तो इसका आंसर आपको मैं दिखाता हूँ। यहाँ पर पहली वाली लाइन का आंसर आ रहा था 3, जो कि आपने यहाँ पर देखा, जबकि
जो सेकंड लाइन है इसमें आंसर क्या आएगा? तो सर आप बोलोगे कि इसको डिवाइड करने पे आंसर आ जाएगा -3.5। बट अब ध्यान दीजिएगा, जो लोग मैथ के बैकग्राउंड से हैं उनको पता है कि माइनस में जो बड़ी वैल्यू होती है वो सबसे छोटी होती है, और जो माइनस में सबसे छोटी वैल्यू होती है वो बड़ी होती है। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ कि -3.5 बीच में बैठा है, इससे बड़ी संख्या कौन सी होगी? तो आप बोलोगे -3 होगी। जबकि -3.5 से पहले कौन आएगा? तो आंसर है -4 आएगा। सर ये वाली चीज़ मेरे ऊपर से उड़ गई, मैं मैथ के बैकग्राउंड से नहीं हूँ, आप इस बात को एक्सप्लेन कर दीजिए। तो पहले तो आपको समझना होगा कि इस लाइन में क्या आएगा, -3 पॉइंट से पहले कौन है? -4। तो यहाँ पर आपको आंसर मिला था -4। लेकिन जो अब ये लाइन है, ये लाइन मैंने कैसे लिखी, अब इसके बारे में बातचीत कर लेते हैं। आपने पढ़ा होगा x और y एक्सिस कि अगर आप नॉर्थ में जाओगे तो वैल्यू होंगी पॉजिटिव, अगर आप जाओगे साउथ में तो आपको मिलेंगी वैल्यू नेगेटिव। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर 0 बैठा हुआ है, अगर यहाँ वो बहुत छोटा फॉन्ट है, अगर यहाँ पर 0 बैठा हुआ है, 1 मिनट, अगर यहाँ पर 0 बैठा हुआ है तो यहाँ पर आप पाओगे कि जस्ट इसके ऊपर 1 आएगा, इसके ऊपर 2 आएगा, इसके ऊपर 3 आएगा, इसके ऊपर 4 आएगा। ठीक, अगर हम 0 से नीचे जाएंगे तो यहाँ पर क्या पहले आएगा? तो आप बोलोगे -1, इसके बाद में -2, -3, -4, -5। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप 0 से ऊपर जाओगे तो वैल्यू बढ़ेंगी, 0 से जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे तो जो वैल्यू है वो घटती जाएगी। तो अगर मैं आपसे कहना चाहूँ, अगर मैं आपसे कहूँ कि बताइए 4 बड़ा है या फिर 2 बड़ा है, तो आप बोलोगे सर 4 बड़ा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि -4 बड़ा है या फिर -2 बड़ा है, तो आप बोलोगे -2 बड़ा है। क्यों? क्योंकि ऊपर से नीचे जाओगे तो जो वैल्यूज़ हैं वो घटती जाएंगी, जो उनकी संख्याएं हैं, जो उनकी वैल्यू है वो कम होती जाएगी, यानी कि बड़े से छोटी की ओर आप जा रहे हो, जबकि यहाँ पर क्या होता है, छोटे से बड़े की ओर जा रहे हो। चूँकि आपके केस में आ रहा था -3.5, तो जो -3.5 है वो यहाँ पर कहीं आएगा, भाई यहीं पर तो आएगा, और इसके पहले कौन है? तो आंसर आएगा -4 है, क्योंकि उससे छोटा आपको लेना है, -3 बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो आई होप कि ये जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आया होगा। इसी वजह से जो आंसर है वो आ रहा था क्या, पहले में आ रहा था 3 और दूसरे में आ रहा था, इसको मैं कर देता हूँ अलग कलर से ताकि ताकि लगे कि हाँ आंसर ये कैसे आया था, जो लोग बाद में इसको देखें। अगला क्वेश्चन नंबर 7, ए सेट DCMA और यहाँ पर MLPC है, देन यहाँ पर A और सिमेट्रिक डिफरेंस B, ये वाला ऑपरेटर यूज़ किया गया है। तो बताइए इसका आंसर क्या आने वाला है? आपने पढ़ा होगा सेट के साथ में यूनियन, इंटरसेक्शन, है ना, सिमेट्रिक डिफरेंस, तो ये उसी से क्वेश्चन है। आपके पास एक सेट A है जिसमें DCMA ये आइटम्स हैं, एक B है जिसमें ये आइटम्स हैं MLPC, और यहाँ पर A सिमेट्रिक डिफरेंस B किया गया है। तो जो यहाँ पर सिमेट्रिक डिफरेंस है ये बोलता है, क्या बोलता है कि जो आपने मेरे को सेट दिए हैं A और B, उन दोनों सेट में जो कॉमन होगा वो मैं आपको नहीं दूंगा, उसके अलावा जो वैल्यूज़ होंगी वो मैं आपको दूंगा। ठीक है, आई रिपीट, जो सिमेट्रिक डिफरेंस है वो कहता है कि जो वैल्यू दोनों में होंगी उसको मैं हटा दूंगा, जो वैल्यू दोनों में नहीं होंगी वो मैं आपको दूंगा। तो आप पाओगे यहाँ पर D यहाँ पर है लेकिन यहाँ पर नहीं है, तो आंसर में आपको मिलेगा D, कॉमा लगा दीजिए। यहाँ पर C है, यहाँ पर भी C है, तो इस केस में इसको छोड़ दिया जाएगा, तो यहाँ पर C नहीं आएगा। अगला आता है M, तो M यहाँ पर भी है और M यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर आपका M नहीं आएगा। यहाँ पे A है लेकिन यहाँ पर A नहीं है, तो यहाँ पर A आ जाएगा। तो यहाँ पर छूट गया था कौन? P, P इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो P भी यहाँ पर आप ले लोगे, इसको भी। इसी प्रकार से
एल, एल इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो एल को भी ले लिया जाएगा। तो आंसर आपको मिलेगा DAPL। आइए इसको करते हैं रन। कंट्रोल C यहाँ पे आएंगे और करेंगे कंट्रोल A कंट्रोल V, इसको मैंने किया रन, तो आप पाओगे आंसर मिल चुका है DAPL। ये रहा D, ये रहा A, P और L। आहा सर, आपने बोला था आंसर आएगा DAPL, लेकिन यहाँ पर तो आंसर आ रहा है APDL। तो भैया आपने पढ़ा होगा कि जो सेट होता है वो अनऑर्डर्ड होता है, मीन्स कि आप जितनी बार इसको एग्जीक्यूट करोगे ना, जो इनका सीक्वेंस है वो अलग अलग आने वाला है। इसको मैंने किया फिर से रन, तो आप पाओगे कि पहले शो कर रहा था APDL, लेकिन अब शो कर रहा है LADP, लेकिन जो आइटम्स हैं आइटम वही हैं। APDL यहाँ पर भी है, APDL यहाँ पर भी है, क्योंकि सेट अनऑर्डर्ड होता है। मुझे आशा है कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। आपको ये क्लास कैसी लगी इसके बारे में आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर मोटिवेट करिएगा, ताकि आपको हम और बेहतर से बेहतर सेशन प्रोवाइड कर सकें। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा ऑप्शन रॉन्ग है? तो ध्यान दीजिएगा, पहला लिखा है 0B101, बिल्कुल सही है, क्योंकि अगर स्टार्टिंग में 0B है तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर बाइनरी नंबर है, और आपको पता है कि जो बाइनरी नंबर होता है उसमें 101 इनका यूज़ किया जाता है। इसी प्रकार से अगला है 0। आहा, ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि अगर 0 है तो 0 के बाद में या तो B हो, या तो X हो, या तो O है, जबकि यहाँ पर ना तो B है, ना ही O है, ना ही X है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे लिखा होता 0O और लिखा होता 3964, तब भी ये गलत हो जाता। क्यों? क्योंकि ऐसे नंबर जो 0B से शुरू होते हैं उनको रखा गया है बाइनरी नंबर की कैटेगरी में, और इसमें जो वैल्यूज़ आप यूज़ करोगे वो 101 होनी चाहिए, यानी कि 1 और 0 हो सकती हैं। इसी प्रकार से अगर स्टार्टिंग 0O से हो रही है तो उसमें जो नंबर्स हैं वो 0 से लेकर 7 तक की होने चाहिए, जबकि यहाँ पर आ चुका है बिन बुलाए 9, तो ये हो जाएगा आप लोगों का गलत। इसी प्रकार से अगर कोई नंबर डायरेक्ट शुरू होता है तो ये उसको मानते हैं हम लोग डेसिमल नंबर। इसी प्रकार से ये नंबर हो जाएगा हेक्साडेसिमल नंबर, और इसमें आप 0 से लेकर 9, A से लेकर F तक की जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनका यूज़ कर सकते हो। स्टार्टिंग 0X से होती है, बट यहाँ पर जो है ये हो जाएगा रॉन्ग। रॉन्ग क्यों? क्योंकि जो भी नंबर्स हैं ऐसा कोई भी नंबर 0 से शुरू नहीं होता है, या तो यहाँ पर होना चाहिए था 0O और यहाँ पर 9 नहीं होना चाहिए था। चूँकि ऐसा कोई भी नंबर सिस्टम नहीं है जिसमें स्टार्टिंग 0 से सिर्फ होती हो, तो इस केस में यहाँ पर ये हो जाएगा फॉल्स। तो आज के इस सेशन में हम लोगों ने 8 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। इसके बाद हम लोग लगभग 110 क्वेश्चंस और डिस्कस करने वाले हैं। आपको क्लास कैसी लगी इसके बारे में कमेंट में बता दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।